सो हाई ऑल, दिस धनवंत पवार और आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं विच इज़ फिजिक्स स्कोर बूस्टर। ये कुछ बहुत ही बेहतरीन वाले क्विक शॉट्स आपके लिए होने वाले हैं और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली नीट की बात करने वाले हैं। जेई के लिए भी मैं ऐसी एक सीरीज़ बहुत ही जल्द शुरू करूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम नीट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्विक शॉट्स का मतलब क्या, एक बार फटाफट से आपको बता दो। तो वन शॉट्स में जिस तरीके से आप देखते हो कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक वीडियो में बता दिया जाता है, सारे कॉन्सेप्ट सारी थ्योरी हम एक वीडियो में कवर कर रहे होते हैं, उसका भी और ट्रिम डाउन वर्जन, उसका भी एक छोटा वर्जन हम यहाँ पे लेके आए हैं क्विक शॉट्स के रूप में। अभी क्विक शॉट्स क्या है, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बेस्ड ऑन लास्ट 5 ईयर PYQs, तो पिछले 5 सालों में किसी भी चैप्टर से किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चंस थे और उनमें कौन से कॉन्सेप्ट्स और थियोरी का यूज़ हुआ है, हम स्पेसिफिकली उन चीज़ पर फोकस करेंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेंड्स देख लोगे, अगर आप पास्ट ट्रेंड्स देखोगे, आपको समझ में आएगा कि नीट में क्वेश्चन का जो टाइप है या जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिपीटेटिव नेचर में हमको देखने मिलता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पिछले 5 सालों में जिन चैप्टर्स के जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस और जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले नीट के एग्जाम में भी उन्हीं टॉपिक्स में से या उन्हीं लाइंस पर बेस्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ कि इन क्विक शॉट्स को देखकर आप 180 में से 180 नीट के फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ये सीरीज़ स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है जो फिलहाल 100 से नीचे, बिलो 100 के स्कोर रेंज में चल रहे हैं अपने अभी के कोचिंग के टेस्ट वगैरह में, या जिन लोगों ने नीट दिया भी हुआ है ऑलरेडी, अगर वो नीट ड्रॉपर्स हैं, उनके भी अगर फिज़िक्स में मार्क्स 100 से नीचे आ रहे हैं, तो दिस सीरीज़ इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू रीच एटलीस्ट 150 मार्क्स, है ना। तो फिज़िक्स में 180 में से 150 तक अगर आप पहुंचना चाहते हो, ये पूरी की पूरी सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी और स्पेसिफिकली जैसे हम सिर्फ एग्ज़ाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन यहाँ पर करने वाले हैं, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर या पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ के अपना लगभग 140-150 मार्क्स फिजिक्स के काइंड ऑफ इंश्योर कर लो, और फिर उसके बाद में अगर आपको 180 में से 180 चाहिए फिजिक्स में, तो उसके बाद आपको बचे हुए टॉपिक्स को भी डेफिनेटली पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो, कोई ऐसे चैप्टर या किसी ऐसे टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन निकल के आ जाए जहाँ से पिछले 5 सालों में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है जहाँ पर आप कम से कम समय में बहुत सारा पार्ट जो है सिलेबस का वो कवर कर सकते हो। तो जब कभी आप कहीं टेस्ट वगैरह देने जा रहे हो, मैं चैप्टर स्पेसिफिक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ ग्रुप टेस्ट वगैरह है या जहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वहाँ पर अगर आप इन क्विक शॉट्स को अटेंड करके चाहोगे, यू विल डेफिनेटली स्टार्ट सीइंग सम इंक्रीज इन योर मार्क्स। तो कम से कम एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट कैसे आप स्कोर में कर सकते हो, वो आपको इस सीरीज़ से हेल्प होने वाली है। इसीलिए मैंने इस सीरीज़ को कहा है फिजिक्स का स्कोर बूस्टर सीरीज़, और इन लेक्चर्स को हम बोलेंगे क्विक शॉट्स। सही है, तो इस नए कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला वीडियो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से। जो लोग ऑलरेडी 12th में जा चुके हैं या जो लोग भी ड्रॉपर है नीट के, स्पेसिफिकली इस चैप्टर में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है, डिफिकल्ट लगता है लोगों को ये चैप्टर, और इसीलिए आई डिसाइडेड कि इस चैप्टर के साथ हमने इस सीरीज़ की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद में आपको आने वाले समय में कौन से चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, वो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट वीडियोस ऑन दोज थिंग्स फॉर दी कमिंग वीडियोस ऑफ दिस सीरीज़। ओके, सो शुरू करते हैं फटाफट से। लास्ट 5 साल के PYQs भी हम देखेंगे, हर एक सवाल कौन से नीट में किस साल किस तरीके से पूछा गया था वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम कवर करने क्या वाले। तो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली 7 टॉपिक्स है, ये 7 टॉपिक्स है जहाँ से पिछले 5 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम बहुत ही टॉपिक स्पेसिफिक यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा सेंटर ऑफ मास रहेगा। इसको समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है एक्चुअली, कितना पार्ट है सेंटर ऑफ मास का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पिछले 5 सालों में 2 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पार्ट से पूछे गए हैं। उसी तरीके से सेकंड टॉपिक हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। इसको भी समझने का ट्राई करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट और थ्योरी को देखेंगे बहुत ही क्विक वे में, और यहाँ से पिछले 5 सालों में एक सवाल पूछा गया है, क्या था वो सवाल, उसको भी हम यहाँ पर बड़े ध्यान से देखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है ना। आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि इनके ये टॉपिक्स जो है इतने थोड़े थोड़े से छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको आती है, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के बेसिस पे भी आप कितने सारे क्वेश्चंस नीट के अटेम्प्ट कर सकते हो।
बड़ा आसान सा काम है। उसके बाद हम टॉपिक 3 में टॉर्क देखेंगे जहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टॉपिक 4 हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जहाँ से 2 क्वेश्चन पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी आर नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिमिलरली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग मोशन यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन 7 टॉपिक्स को हम पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे और उसके बाद में हम इन PYQs को भी देखेंगे जहाँ से आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक 1 के साथ जो कि है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास 2 क्वेश्चंस इन लास्ट 5 ईयर्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। क्या है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट फटाफट से बता देते हैं। कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको पता होगा वो लोग भी भूल चुके होंगे, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बार फटाफट से हम इसको रिकैप कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास में होता क्या है, मान लेते हैं कि अगर ये मेरे पास में कुछ इस तरीके का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, सही है, इस तरीके से मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब ये एक्स और वाई एक्सिस के साथ में मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास एक मास रखा हुआ है m1 और उसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास एक मास रखा हुआ है m2। अब मैं चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास में इस पर्टिकुलर सिस्टम का फाइंड आउट करूँ। कैसे फाइंड किया जाएगा, बड़ा सिंपल सा काम है कि आपको पता है कि ये दोनों अगर मासेस है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, लेकिन इसका एग्जैक्ट पॉइंट क्या होगा ये मुझे नहीं पता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x2, y2 है, तो मैं सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है विच इज़ x, y वो कैसे लिख सकता हूँ। x फाइंड आउट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको फर्स्ट मास को उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है प्लस सेकेंड मास को उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है और इसको डिवाइड कर देना है टोटल मास के साथ, और इस तरीके से आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास का। मेरी बात समझ में आई, करेक्ट है। उसी तरीके से अगर आप इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हो, आप फर्स्ट मास को उसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, सेकंड मास को उसके रिस्पेक्टिव y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो टोटल मास के साथ, एंड दैट वे यू विल गेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। मेरी बात समझ में आई है ना, बड़ा सिंपल सा काम है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हालांकि ये थोड़ी सी सिली चीज़ है लेकिन किसी के लिए भी कोई भी चीज़ सिली नहीं होती, इसलिए मैं ये चीज़ बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सर मास को डिस्टेंस से या मास को कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना होता है, ये तो याद रहता है, लेकिन डिवीजन में सम ऑफ मासेस करना होता है या सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स करना होता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है काफ़ी सारे लोगों को। अगर आप भी ऐसे केस हो तो इसको समझने का ट्राई करो, बड़ा आसान सा तरीका है इसको याद रखने का। तो मान लेते हैं मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, सही है। अब मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट का यूनिट किस चीज़ में आना चाहिए, जो भी लेंथ का यूनिट रहेगा, है ना। तो आपने एक्स एक्सिस पे अगर सेंटीमीटर, मीटर, जिस चीज़ में भी आपने इसके यूनिट लिए हैं वही यूनिट आपका एक्स का आना चाहिए। अब जब आप m1 इंटू x1 कर रहे हो, मतलब आपने क्या किया, मास को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया। मास को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने से आपको यूनिट क्या मिलेगा, आपको यूनिट मिलेगा kg मीटर का, सही है, kg मीटर का। उसी तरीके से जब आप इसमें ऐड कर दो कि सेकेंड मास इंटू सेकेंड डिस्टेंस, अगेन आपको kg मीटर का यूनिट मिलेगा। तो आपके पास न्यूमरेटर में kg मीटर का यूनिट है, पर आपको आंसर में क्या चाहिए, सिर्फ मीटर चाहिए। तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, kg से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब नीचे मास आएगा, तो आपको दोनों मासेस को ऐड कर देना है, दैट्स इट। सही है, मेरी बात समझ में आई है ना। तो ये सिंपल सा तरीका है याद रखने के लिए, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है उस केस में। अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रहता है तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, सही। तो जब कभी आपके पास पॉइंट मासेस इस तरीके से अवेलेबल रहे तो पूरे सिस्टम का अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो तो ये एक सबसे आसान तरीका है सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का, करेक्ट है। ओके सर, अब यहाँ पर कुछ और आसान तरीके भी देख लेते हैं कि मान लेते हैं अगर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से नहीं दिए हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दे दिया गया है कि आपके पास एक मास है m1, आपके पास एक मास है m2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है l, सही है। इस तरीके के केसेस भी आपको देखने मिलेंगे कि आपके पास 2 मासेस है और ये 2 मासेस के बीच का डिस्टेंस l है, और अब आपको पूछा गया है कि बताओ ये दोनों जो मासेस हैं इनके बीच में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा। तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाया करेगा। अब ये सेंटर ऑफ मास का एग्जैक्ट पोजीशनिंग क्या होगा ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो अगर मैं मास m1 से इस डिस्टेंस को x मान लूँ तो ये x डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेना है। तो अगर आपने मास m1 को ही रेफरेंस पॉइंट माना है, अगर आपने मास m1 को ही रेफरेंस पॉइंट माना है तो आपके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस भी आपको रेफरेंस पॉइंट मतलब मास m1 से ही मिलने वाला है। तो आप क्या करो, दोनों मासेस में से किसी एक मास को रेफरेंस पॉइंट मान लो। अब उसके बाद ये x का फॉर्मूला बड़ा आसान हो जाएगा, पहला मास इंटू पहला डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस कहाँ से है, रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, खुद मास पे ही है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट कितना है, मास का 0, प्लस सेकेंड मास कितना है m2, इसका डिस्टेंस कितना है रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट से m2 का डिस्टेंस है l, तो मैं इसको m2 इंटू l कर दूंगा और डिवीजन में मुझे मिल जाएगा सम ऑफ बोथ दी मासेस।
तो दैट्स इट, है ना। तो आपका x का फॉर्मूला क्या बन गया, m2/m1 + m2 × l, सही है। तो इस तरीके से अगर आपके पास सिर्फ कभी 2 पॉइंट मासेस दिए जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी, कितने भी मासेस अगर आपके पास में पॉइंट मासेस है, और इस सिस्टम का अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, किसी भी एक मास को रेफरेंस पॉइंट मान लेना है और उस पर्टिकुलर पॉइंट से, उस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से आप सारे मासेस का डिस्टेंस जो है वो उनके रिस्पेक्टिव मासेस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और डिवाइड कर दो टोटल मास ऑफ द सिस्टम के साथ, एंड दैट वे यू विल गेट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम योर रेफरेंस पॉइंट, सही है। तो फिलहाल पिछले 5 सालों में जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड नीट एग्जाम में, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के ऊपर बेस्ड। आपको पिछले 5 सालों में कोई भी कंटिन्यूस बॉडी जो होती है, जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, या कोई भी इरेगुलर सी बॉडी है, 3D बॉडी है, उनका सेंटर ऑफ मास जो है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो उसको हम फिलहाल यहाँ पर क्विक शॉर्ट्स में कवर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली सिर्फ उन टॉपिक्स को देख रहे हैं जहाँ से पिछले 5 सालों में सवाल पूछे गए हैं, और वही टॉपिक के उन्हीं एरियाज से सवाल आगे के नीट में भी पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर ये छोटी सी चीज़ अगर आपको पता है, तो पिछले 5 सालों के नीट के क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन जो नीट 2022 में आपसे पूछा गया था वो था 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू 2 एंड्स ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर। तो मेरे पास 10 मीटर की एक रॉड है, ठीक है, इस तरीके की 10 मीटर की एक रॉड है, और इसके 2 एंड्स पे एक तरफ है 10 kg का मास, 10 kg यहाँ पर है, और दूसरे तरफ में है 20 kg का मास, करेक्ट है। अब यहाँ पर मुझे बोला है, देखो एक बात बहुत ध्यान से देखना, 2 एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास। तो जो रॉड है, रॉड का कोई भी मास नहीं है। इसका मतलब अगेन 10 kg और 20 kg आर द ओनली 2 पॉइंट मासेस जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मासेस। तो अब मुझे 10 kg मास से कितने दूरी पे सेंटर ऑफ मास है ये पूछा गया है। तो मैं क्या करूँगा, बड़ी सिंपल सी चीज़ कि मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास को मान लूँगा, और इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का मैं कहाँ से कैलकुलेट करूँगा, 10 kg से। तो x के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने अभी भी आपको बताया, पहला मास इनटू उसका डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट वो खुद मास ही है तो उसका डिस्टेंस आ जाएगा 0, प्लस सेकेंड मास कितना है 20, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट कितना है 10 मीटर, डिवाइड हो जाएगा टोटल मास से विच इज़ 10 + 20। तो मुझे क्या मिलेगा, ऊपर आई विल गेट 200, नीचे आई विल गेट 30। तो ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट 20/3 एज माई आंसर विच इज़ माई ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कितना आसान सा ये सवाल था। अब यहाँ पर भी मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इस तरीके से चीज़ों को समझने का ट्राई कर रहे हैं, इसलिए दिस टुक दिस लॉन्ग। अदरवाइज आप ये सिर्फ डायग्राम अगर ड्रॉ कर लोगे, या अगर ये डायग्राम आप विजुअलाइज भी कर लोगे, तो आप ओरली ये सवाल सॉल्व कर सकते हो कि पहला मास रेफरेंस पॉइंट पर ही है, दूसरा मास तो आप 20 × 10 कर दो विच इज़ 200, और डिवाइड कर दो टोटल मास से विच इज़ 30, तो 200/30 20/3 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप इस सवाल को बड़े आसानी से ओरली भी सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको एक्चुअल में पेन एंड पेपर पे कैसे सॉल्व करना है वो भी दिखा दिया, सही है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 में देखो, नीट 2020 में सवाल आपसे पूछा गया था, द particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to 2 ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. Again same to same question है ना, सेम लाइंस पे सवाल पूछा गया है। एक मास है 5 kg का, दूसरा मास है 10 kg का, इन दोनों के बीच में एक रॉड है 1 मीटर लेंथ की जो कि नेग्लिजिबल मास की है। तो अगेन मेरे पास 2 पॉइंट मासेस हो गए। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 5 kg पार्टिकल, तो अब 5 kg पार्टिकल से कितने दूरी पे मेरा सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो x कैसे निकलेगा, अगेन 5 × 0 + 10 × 1 डिवाइडेड बाई 5 + 10। तो मुझे मिलेगा कितना, ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 15, तो ये हो जाएगा 5 2 = 5 3 = 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस था, तो ये 2/3 मीटर में मुझे आंसर मिला है, पर सारे ऑप्शंस आपको किस में दिख रहे हैं, सेंटीमीटर में दिख रहे हैं। तो सेंटीमीटर के लिए आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 200/3 विच इज़ 66.67 समथिंग। तो आप 67 सेंटीमीटर जो है इसको आप अपना फाइनल आंसर बना देंगे। सही, सवाल में बोला भी था कि इज़ नियरली मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, 200/3 करने से आपको मिलेगा 66.67 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 67 सेंटीमीटर, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर कितने आसान सवाल पूछे गए हैं, और सिर्फ जितना सेंटर ऑफ मास मैंने आपको समझाया, अगर उतना सेंटर ऑफ मास आपको आता है
तो अगर सेम पैटर्न जो पिछले 5 सालों में नीट में पूछा गया है उसी तरीके के सवाल अगर इस साल भी बनाए जाते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सही है, तो क्विक शॉर्ट का पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म हुआ सेंटर ऑफ मास में। बस इतना ही समझना था आपको, और ये 2 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हमने यहाँ पे फटाफट से सॉल्व करके देख लिया। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टॉपिक नंबर 2 के ऊपर, विच इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन में, वैसे तो एंगुलर एक्सेलरेशन अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी आपको दे देता हूँ पुराना, ताकि अगर आपको चीज़ें नहीं भी पता है तो आपको पता हो जाए। मान लेते हैं अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, सही है, ये उसका सेंटर हो गया, यहाँ से बॉडी ने घूमना चालू किया। अब बॉडी जैसे जैसे घूमेगी कुछ डिस्टेंस, कुछ टाइम टी के बाद में वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, मान लेते हैं, सही है। अब इस टाइम टी में अगर मैं इसको सेंटर से देख रहा हूँ तो पहले मैं इसको इस डायरेक्शन में देख रहा था, अब ये बॉडी घूमते हुए आगे चलेगी तो अब ये बॉडी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसको। तो बेसिकली ये बॉडी ने यहाँ से यहाँ का कुछ एंगल फॉर्म किया। ये जो एंगल फॉर्म किया ये एंगल थीटा कहलाता है, और इसी थीटा को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही है, ये बात तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगी ऑलमोस्ट, जैसे आई एम अज्यूमिंग, नहीं भी पता है तो अभी समझ में आ गई होगी। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में सेंटर पे जितना एंगल बनेगा दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज को मैं चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दूं, है ना, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है ये एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा। तो ओमेगा जो है ये मेरा एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा, करेक्ट है। एंड सिमिलरली अगर मैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम करूँ तो ये मुझे अल्फा दे देगा, विच इज़ नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन, करेक्ट है, सही है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट आपका कितना चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस उसी चीज़ का मेजर है एंगुलर एक्सेलरेशन, करेक्ट है। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी सबको। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अब इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। तो चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, तीनों केसेस में इसका डायरेक्शन निकाला जाता है किससे, राइट हैंड थंब रूल से। तो अगर इस पर्टिकुलर चीज़ का आपको डायरेक्शन निकालना है तो ये आपको मिल जाएगा किससे, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग गंदी क्यों आ रही है आई डोंट नो, बट चला लेते हैं काम, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल से आपको मिलेगा। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, आपको अपनी राइट हैंड को लेना है सबसे पहले। बहुत सारे लोग इसमें भी गलती करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में कंफ्यूज हो जाते हैं और लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन चेक करते रहते हैं। ऐसा मत करना सर, राइट हैंड तो पेन में बिजी है तो इसीलिए लेफ्ट हैंड से चेक कर लेते हैं, ऐसा मत करना, डायरेक्शन गलत आएगा। क्या करना है आपको, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड की जो 4 उंगलियां हैं उसको कुछ इस तरीके से कर्ल करना है, कुछ इस तरीके से घुमाना है, सो दैट वो आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप राइट हैंड इस तरीके से रखोगे और उनको जब कर्ल करोगे इन द डायरेक्शन जहाँ पर बॉडी का मोशन हो रहा है तो आपको थंब मिलेगा कहाँ पर, आपके तरफ आता हुआ। इसका मतलब ये बॉडी जब गोल घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मेरा थंब आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन रहेगा। मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पर अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके देखना चाहते हो तो आप टाइम पे करके देख सकते हो, या इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम इसको साइन कन्वेंशन वाइज पॉजिटिव लेते हैं डायरेक्शन को, और इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये भी बोलते हैं कि दिस इज अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब रूल से आप चेक कर सकते हो कि अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन के केस में आएगा। वहीं पर अगर ये मोशन आपका चेंज हो गया क्लॉकवाइज हो जाता है ना, अगर यही मोशन चेंज हो गया क्लॉकवाइज हो जाता है कुछ इस तरीके से, तो आप फिंगर्स को जब कर्ल करोगे तो आपका थंब जो है वो अंदर साइड जा रहा होगा। इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं और हम लिखते हैं कि दिस विल बी अलोंग द एक्सिस, लेकिन ये रहेगा इनवर्ड्स, ठीक है। मेरी बात क्लियर है, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ आपको समझनी है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ मैं, बिकॉज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और कहीं कहीं पे भी यूज़ होता है, तो उसके बारे में सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आप लोगों को देना चाहता हूँ।
क्या है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ध्यान से सुनो। जब भी कोई बॉडी इस तरीके से गोल घूम रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, है ना। किसी भी पॉइंट पर अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हो कि बॉडी के मोशन का डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या करोगे, टेंजेंशियली एक एरो बनाओगे, वही आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा। तो बेसिकली इस बॉडी के पास में एक लीनियर वेलोसिटी है v, जो टेंजेंशियली इस सर्कुलर पार्ट पे किसी भी एक पॉइंट पे बनाया जा सकता है, करेक्ट है। नाउ सबसे पहली रिक्वायरमेंट, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू करना है तो उसके ऊपर एक नेसेसरीली सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करना चाहिए। क्या बोला मैंने, उस बॉडी के ऊपर नेसेसरीली एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करना चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या मतलब है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो बॉडी पे लगते रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज, है ना। इसको मैं FC से रिप्रेजेंट करता हूँ, विच इज़ नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है सर। तो ये FC का क्या फॉर्मूला होता है, FC का फॉर्मूला सबको पता होगा ऑलरेडी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, सही है। और फोर्स, सिंस ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, फोर्स का इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसको मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दूं, सिंस ये सेंट्रीपिटल फोर्स था तो इस एक्सेलरेशन को भी मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहूँगा, सही है। ध्यान से सुनना, m और m अगर यहाँ से मैं कैंसिल कर दूँ तो मुझे यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा v²/r। मेरी बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, यहाँ से मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला मिलेगा v²/r। तो किसी भी बॉडी पे, जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर हमेशा एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसका फॉर्मूला होता है v²/r, सही है। इसका डायरेक्शन जैसा कि मैंने मेंशन किया, ये होता है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, सही है। तो ये एक फोर्स हो गया, ये एक एक्सेलरेशन हो गया। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। ये बॉडी जब गोल 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 घूम रही है, अगर ये सेम स्पीड से घूम रही है, ध्यान से सुनना, मैंने बोला अगर ये सेम स्पीड से घूम रही है, वेलोसिटी नहीं स्पीड, अगर ये सेम स्पीड से घूम रही है, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है, तो कंटिन्यूसली अगर उसने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को मेंटेन करके रखा है, इसका मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। सीधी सी बात है ना। किसी भी बॉडी के ऊपर जब एक्सेलरेशन एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, तो उसकी स्पीड में बढ़ोतरी होती है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। या अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन एक्ट करता है, जिसको हम डिसेलरेशन बोलते हैं, तो उसकी स्पीड कम होती जाती है। अगर बॉडी की स्पीड गोल गोल घूमते हुए कम नहीं हो रही है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट नहीं कर रहा है। सही है। अब आप बोलोगे सर आपने अभी अभी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताया, बट इसका डायरेक्शन भी ध्यान से देखो। इसका डायरेक्शन इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। बॉडी का मोशन आगे हो रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों डायरेक्शंस अलग अलग है। अब ये एक केस हो गया जहां पर वेलोसिटी सेम थी, नॉट वेलोसिटी बट स्पीड सेम थी। स्पीड सेम है बॉडी की, बॉडी सेम स्पीड से घूम रही है, तो उसके ऊपर सिर्फ एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन जब ये बॉडी घूमते घूमते अपनी स्पीड को बढ़ा रही है, पहले 20 के स्पीड से घूम रही थी, अब 30 के स्पीड से घूमने लगी, फिर 40 के स्पीड से घूमने लगी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो v मैंने बना रखा है, ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो मैंने आपको v बना के दिया है, ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा। और सिंस ये टेंजेंट बनाया हुआ है मैंने इस डायरेक्शन के लिए, तो इस एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है r इंटू अल्फ़ा। क्या होता है? r इंटू अल्फ़ा। अब आप चाहो तो रेडियस को कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हर जगह मैं कैपिटल R कर देता हूँ फॉर नो कन्फ्यूजन्स, लेकिन आप स्मॉल r कैपिटल R जो भी यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बोला? बेसिकली कोई भी बॉडी अगर गोल गोल घूम रही है तो उसके ऊपर दो एक्सेलरेशन एक्ट करेंगे। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो चाहे बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रही हो, चाहे बॉडी चेंजिंग स्पीड में घूम रही हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा एक्ट करेगा, बिकॉज दैट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। वहीं पर अगर कोई बॉडी घूमते घूमते अपनी स्पीड बढ़ा रही है, उस केस में उसके ऊपर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगा, जिसका फॉर्मूला होगा r अल्फा, वेयर अल्फा इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने इतनी सारी कहानी आपको क्यों बताई, दैट इज़ द ओनली रीज़न फॉर दैट इज़ कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, ये इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
को कैलकुलेट करने में भी हमको हेल्प करता है. दैट वॉज द ओनली थिंग दैट आई वॉन्टेड टू कन्वे थ्रू दिस. मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? आई होप अगर इतनी चीज़ आपको क्लियर है, बस इतना आप कॉन्सेप्ट जानना था एंगुलर एक्सेलरेशन का, टू सॉल्व दैट वन क्वेश्चन जो पिछले 5 सालों में पूछा गया है. देखो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि कितना चिल्लर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया. जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर सिर्फ उतना कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप यहाँ पे इस सवाल को पढ़ के देखो, आपको हंसी आ जाएगी. नीट 2023 में सवाल आपसे पूछा गया था, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल इज. तो जब कभी कोई बॉडी सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल पे घूम रही है, उसके ऊपर जो एंगुलर एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वो किधर करेगा? 4 ऑप्शन दिए. अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. टुवर्ड्स द सेंटर वाला कौन सा एक्सेलरेशन होता है? मैंने अभी आपको बताया कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. दूसरा, अलॉन्ग द टैंजेंट ऑफ इट्स पोजीशन, अलॉन्ग द टैंजेंट टू इट्स पोजीशन. टैंजेंट के अलॉन्ग कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट करता है? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वो भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता. अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस, अभी अभी हमने देखा था कि चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, सब कुछ जो है चाहे आउटवर्ड चाहे इनवर्ड आए, लेकिन इट एक्ट्स अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. अलॉन्ग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर जो है ये सेंट्रीपिटल के ऑपोजिट डायरेक्शन का हो गया, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो ये भी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, जिसका फॉर्मूला अगेन v²/r ही होता है, लेकिन ये एक सूडो फोर्स है, इसलिए हम इसके बारे में यहाँ पे फिलहाल बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले. तो आपका ए, बी और डी जो है सब कुछ गलत हो गया. सी जो है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. दैट्स इट. तो अगर आपको जितनी चीज़ मैंने अभी बताई उतना पता होता और नीट 2023 में आप बैठकर एग्ज़ाम दे रहे होते, तो ये सवाल देखते ही आप सी ऑप्शन को बिना सोचे समझे धड़ से टिक कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे. मेरी बात समझ में? तो आप इस सीरीज़ का इंटेंशन समझने का ट्राई करो कि यहाँ पर हम बहुत ही स्पेसिफिकली सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं नीट में पिछले 5 सालों में. और अगर इतने चीज़ों का आप ऑन प्रायोरिटी पहले ख़त्म कर लेते हो तो कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क खुद के लिए इंश्योर कर लोगे. और उसके बाद ओवर एंड अबव जब ये सारे क्विक शॉट्स आपके ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप बचे हुए जो टॉपिक्स है या बचे हुए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, बचे हुए जो कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरीज है, उनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर सकते हो. बट ऑन प्रायोरिटी क्विक शॉट्स को पहले अटेंड कर लो सारे के सारे, सो दैट कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट कर सको. हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ. बट अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर आपको ये क्विक शॉट्स चाहिए. टॉपिक नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि है टॉर्क. टॉर्क का कॉन्सेप्ट जो है ये समझना इंपॉर्टेंट है. टॉर्क अगेन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. टॉर्क का कितना पार्ट है जिस पे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे. पिछले 5 सालों में 2 सवाल यहाँ से भी पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से समझेंगे. टॉर्क इज़ नथिंग बट द टर्निंग टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी. मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस तरीके की रॉड है जिसको मैंने इस एंड पॉइंट पर पिवट कर दिया. पिवट कर दिया मतलब मैंने एक कील ठोक दी वहाँ पर. अब क्या होगा? अब इसके ऊपर जब मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगा, है ना, विच इज़ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द पिवट पॉइंट, तो क्या होगा? जैसे ही मैंने यहाँ पर कील से ठोक के रखा है, जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ये क्या होगा? इसके अंदर एक टर्निंग टेंडेंसी आएगी. ये जो टर्निंग टेंडेंसी है इसी को हम टॉर्क बोलते हैं, बड़ी सिंपल भाषा में, है ना. अब ये टॉर्क को हम कैलकुलेट कैसे करें? तो टॉर्क कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं. सबसे पहले अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बताऊँ तो टॉर्क को हम लिख सकते हैं r क्रॉस f. क्या बोला मैंने? r क्रॉस f. तो r एक वेक्टर आपके पास होना चाहिए, जो वेक्टर कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड हो. ये वेक्टर जो है r वेक्टर, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करके बता देता हूँ कि अगर ये आपका पिवट पॉइंट है तो पिवट पॉइंट से आप जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट तक एक वेक्टर बनाएंगे और उस वेक्टर को आप वेक्टर r बोलेंगे. सही है. अब जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है उस फोर्स को मैं फोर्स वेक्टर बोल दूंगा f. तो ये r क्रॉस f जब आप करोगे वेक्टर फॉर्म में तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको दे देगा कि ये टॉर्क का वैल्यू कितना होगा. तो अब ये तो हो गया मेरा वेक्टर फॉर्म वाला इक्वेशन, है ना, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ये बन गया. लेकिन अब इसी का स्केलर फॉर्म क्या होगा? तो जैसा कि हमको पता है कि वेक्टर फॉर्म अगर a क्रॉस b है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? a b साइन थीटा. सिमिलरली अगर मैं इस टॉर्क वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ तो दैट विल बी r f साइन थीटा. सही है. मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? तो बस ये 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे थीटा क्या है सर, है ना, तो ये थीटा क्या है? दिस इज एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल है? ये r
एंड एफ, है ना। तो आपने जो रेडियस वेक्टर बनाया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पिवट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो एक रेडियस वेक्टर, और जो आपका फोर्स वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल आपको यहाँ पर लेना है थीटा की जगह पे, एंड आर एफ साइन थीटा करने से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको आता है, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से झेल सकते हो। कैसे, कौन से सवाल है वो आइए देखते हैं। सबसे पहले नीट 2021 में पूछा गया ये सवाल, ध्यान से देखना। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ पर मेरे पास एक रॉड है जो कि 200 सेंटीमीटर की है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक 200 सेंटीमीटर की रॉड बना देता हूँ। भले ही मेरे पास डायग्राम अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ कॉम्प्लिकेशन नहीं करके मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एक 0 मार्क है, एक 20 सेंटीमीटर का मार्क है, एक 40 सेंटीमीटर का मार्क है, एक 160 सेंटीमीटर का मार्क है, और ये जहाँ पर ये रॉड ख़त्म होती है ये 200 सेंटीमीटर का मार्क है। करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 500 ग्राम बैलेंस्ड। अच्छा, ये जो रॉड है इसका मास कितना है, 500 ग्राम है। तो इसका मास 500 ग्राम है। अब इसका मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सेंटर ऑफ मास पे मैं अज्यूम कर सकता हूँ। तो अगर ये 200 सेंटीमीटर की रॉड है तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर के मार्क के ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इस रॉड का वेट जो है वो एक्ट कर रहा होगा। इस रॉड का वेट कितना है, 500 ग्राम, मतलब हाफ kg, है ना। तो यहाँ पर 0.5 kg एक्ट कर रहा है। तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, mg, है ना। तो मास कितना है, 0.5, और g कितना है, 10। सवाल में दिया हुआ है कि g को मुझे 10 लेना है, तो 0.5 × 10 करने से 5 न्यूटन मुझे मिल जाएगा, है ना। तो 5 न्यूटन क्या है, 5 न्यूटन इज़ द वेट, इट इज़ द वेट ऑफ दिस रॉड, जो कि एग्जैक्टली इसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। ये मैंने अज्यूम कर लिया। करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है वेज जो है ये प्लेस किया गया है 40 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर, सही है। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर एक वेज रखा हुआ है। ये वेज जो है, जहाँ कहीं पे भी आपको वेज दिखे, इट इज़ नथिंग बट अ पिवट पॉइंट, है ना। बहुत ही सिंपल सरल भाषा में। अब मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है यहाँ पर भी एक मास सस्पेंड किया गया। कितने वेट का, 2 kg का। तो जब मैं इसका वेट निकालूंगा तो m × g मतलब 2 × 10, तो यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। करेक्ट है। एंड अनदर अननोन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 160 सेंटीमीटर मार्क एज शोन इन फिगर। अब 160 के ऊपर यहाँ पर एक मास m लटकाया गया है, उसका वेट कितना होगा, m × g मतलब m × 10। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10m न्यूटन, सही है। तो 10m न्यूटन का फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है। खत्म हो गया सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। अब मैं चाहता हूँ कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब कि ये रॉड अगर हॉरिजॉन्टल थी तो ये हॉरिजॉन्टल बनी रहे। यहाँ पर वेट लटकाने की वजह से कहीं पर भी मोशन ना करे, कहीं पर भी मूव ना करे। ये कब पॉसिबल होगा, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर पिवट पॉइंट है जहाँ पर ये रॉड फिक्स्ड है, तो इस पिवट पॉइंट में लेफ्ट हैंड साइड से कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से क्या टॉर्क आ रहा है और राइट हैंड साइड से क्या टॉर्क आ रहा है, इसको मैं देख सकता हूँ। या दूसरी भाषा में मैं ये बोल सकता हूँ कि पिवट पॉइंट के ऊपर मैं देखूंगा कितने क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट कर रहे हैं और कितने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट कर रहे हैं। उन दोनों को अगर मैं बैलेंस आउट कर पाया, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है ना। तो अब देखो, पिवट के लेफ्ट हैंड साइड में 20 न्यूटन का फोर्स है जो नीचे एक्ट कर रहा है। अब ये 20 न्यूटन का फोर्स, ये देखो, अगर ये इस तरीके की रॉड है, 20 न्यूटन जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो ये किस डायरेक्शन में घुमाने का ट्राई करेगा रॉड को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर आप पिवट के राइट साइड वाले देखो तो 5 न्यूटन और 10m, ये दोनों के दोनों जो फोर्सेस है ये इसको नीचे खींच रहे हैं, मतलब ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने का ट्राई कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन शुड बैलेंस आउट टॉर्क ड्यू टू 5 न्यूटन एंड 10m न्यूटन, है ना। क्योंकि 20 न्यूटन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, 5 न्यूटन और 10m न्यूटन जो है वो उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। करेक्ट है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, फोर्स है 20 न्यूटन का, कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। अब ये डिस्टेंस हमेशा पिवट पॉइंट्स होगा, ये बात याद रखना, इसको भूलना मत, है ना। मैंने आपको टॉर्क एक्सप्लेन करते टाइम भी ये चीज़ बोली, यहाँ पर भी भूलना मत। तो 20 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 20 लिख देता हूँ। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी ये कन्फ्यूजन होता है कि सर क्या हमको यहाँ पर भी सारी चीज़ें एसआई यूनिट में लिखने की आवश्यकता है। अगर आप टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हो, स्पेसिफिकली सिर्फ टॉर्क की वैल्यू निकाल रहे हो, तो सारी चीज़ें एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड का टॉर्क इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का टॉर्क, तो मतलब आप दो टॉर्क्स को इक्वेट कर रहे हो। तो आपको दोनों साइड बस यूनिट सेम रहने चाहिए, इससे मतलब है
तो आपने फोर्स न्यूटन में ले लिया और डिस्टेंस सेंटीमीटर में ले लिया, तो राइट हैंड साइड में भी फोर्स न्यूटन में लो और डिस्टेंस सेंटीमीटर में लो, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। फोर्स कितना है 5 न्यूटन का, कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, पिवट पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, 100 और 40 का डिफरेंस 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है। और प्लस 10 m का एक फोर्स एक्ट कर रहा है कितने दूरी पे, 40 से 160 मतलब 120 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ये आ गया 120। दैट्स इट, खत्म हो गया सवाल। यहाँ से आपको m फाइंड आउट करना है। 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 400, 6 5 ज़ा 30, ये आ जाएगा 100, प्लस 120 इंटू 10, ये आ जाएगा कितना 1200 m। सही, 300 उधर जाके 100 हो जाएगा, तो 100 इज इक्वल्स टू 1200 m। तो अगर मैं m की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहता हूँ, ये कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाय 1200, 2 0 को 2 0 से उड़ाओ, आपको मिलेगा 1/12 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। खत्म हो गया आपका सवाल। ठीक है, तो देखो सवाल बड़ा आसान है। मैंने बस आपको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझाने में समय वेस्ट नहीं किया, यूटिलाइज़ किया। लेकिन अगर आपको ये चीज़ आती है, समझ में आती है, तो ये सवाल आपको मुश्किल से 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर भी मैंने आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने डायग्राम सेपरेटली बनाया। आप लोग इसी डायग्राम को यूज़ कर सकते हो, यहीं कहीं फटाफट से फोर्सेस ड्रॉ करो। फोर्सेस नहीं भी ड्रॉ करोगे तो बस आपको जो रॉड का वेट है 5 न्यूटन वाला, उसको एक लाइन ड्रॉ करनी है, बाकी सारी चीज़ें डायग्राम में ऑलरेडी बनी हुई हैं। आप फटाफट से बस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क्स को इक्वेट करो और अपना आंसर निकालो। सही, बड़ा सिंपल सा सवाल था, टॉर्क से ये पूछा गया। दूसरा सवाल जो टॉर्क से पूछा गया था नीट 2020 में, वो क्या था, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3j न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2k। तो फोर्स मुझे दे रखा है कितना, फोर्स मुझे दे रखा है 3j कैप, सही है, और हुज पोजीशन वेक्टर इज, पोजीशन वेक्टर मतलब ही आपका वेक्टर r होता है जो कि 2k कैप दिया हुआ है। आपको क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। आपको पता है टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, r क्रॉस f, है ना, ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया। r क्रॉस f कैसे फाइंड आउट करोगे, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, r क्रॉस f कैसे करोगे, तो r है आपका 2k कैप क्रॉस 3j कैप। अगर आप लोगों ने मैथ्स में ये चीज़ की हुई हो तो ये बड़ा आसान है आप लोगों के लिए सॉल्व करना, है ना। 2k कैप क्रॉस 3j कैप क्या आएगा, नहीं किया हुआ है तो एक बार बता देता हूँ, ध्यान से देखो। कभी भी अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आप i कैप इस तरीके से लिखो, क्लॉकवाइज जाओ j कैप लिखो, और फिर से क्लॉकवाइज जाके k कैप लिखो, और फिर क्लॉकवाइज जाके वापस i कैप आ गया। अगर ये साइकिल आपने बना लिया, देखो क्लॉकवाइज घूमते जाना है, i से j से k से i, और इस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव मान लेना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब कभी आप i क्रॉस j करोगे आपको मिलेगा k कैप एज आंसर, और आंसर रहेगा पॉजिटिव। जब कभी आप j कैप क्रॉस k कैप करोगे आपको आंसर मिलेगा i कैप जो कि रहेगा पॉजिटिव। जब कभी आप k कैप क्रॉस i कैप करोगे आपको आंसर मिलेगा j कैप जो कि रहेगा पॉजिटिव। तो जब कभी आप i क्रॉस j करोगे आपको k मिलेगा, j क्रॉस k करोगे आपको i मिलेगा, k क्रॉस i करोगे आपको j मिलेगा। मतलब जब आप क्लॉकवाइज घूमते जा रहे हो तब आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। जब कभी आप किसी भी इस साइकिल में अगर एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, उल्टा चले जाओ, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब i क्रॉस k अगर करना है तो वो आंसर j नहीं बल्कि -j देगा। k क्रॉस j करना है तो आंसर i नहीं बल्कि -i देगा। j क्रॉस i करना है तो आंसर k नहीं बल्कि -k कैप देगा। मेरी बात समझ में आई। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, k क्रॉस j कैसा जाना है, k क्रॉस j आपको उल्टा जाना पड़ रहा है, तो आंसर तो मिलेगा i कैप, लेकिन सिर्फ i कैप नहीं, माइनस साइन के साथ i कैप। तो आपका आंसर हो जाएगा -6i कैप, और ये आपका टॉर्क वेक्टर बन गया। मेरी बात समझ में, तो -6i विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आई मेरी बात। यहाँ पर ये जो i j k वाले चीज़ है, इसके बहुत सारे तरीके हैं याद करने के। अगर आप चाहो ये वाला मेथड अगर आपको पसंद आता है तो आप कर सकते हो, नहीं पसंद आता है तो आप कुछ और कर लो, है ना। बड़ी सिंपल सी चीज़ है वैसे, कि आपको हमेशा इस तरीके से बस एक एरो बना देना है, i से j से k और k से i। अगर आप इसी दिशा में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, i क्रॉस j कर रहे हो, या j क्रॉस k कर रहे हो, या k क्रॉस i कर रहे हो, तो जो नेक्स्ट वाला आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आप इस साइकिल को रिवर्स वे में अप्रोच कर रहे हो, अगर आप उल्टा जा रहे हो इस साइकिल में, i क्रॉस k कर रहे हो तो आपको -j मिलेगा, k क्रॉस j कर रहे हो तो -i मिलेगा, j क्रॉस i कर रहे हो तो -k मिलेगा। बहुत सिंपल सी चीज़। अगर ये आपको ऑलरेडी मैथ्स में आपने पढ़ी हुई है
तो आप डायरेक्टली आंसर -xi लिख दोगे। नहीं पढ़ी हुई है तो मैंने भी आपको बता ही दिया कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट है, मेरी बात समझ में? टॉर्क में बस इतना समझना आवश्यक था पिछले 5 सालों में। अगर आप पिछले 5 साल में नीट दे रहे होते और अगर आपको टॉर्क के क्वेश्चन सॉल्व करना होता, जितनी मैंने चीज़ बताई बस इतनी चीज़ पता होनी चाहिए थी आपको, सो दैट आप ये दोनों सवाल जो पिछले 5 सालों में पूछे गए उसको आप अटेम्प्ट कर पाते। सही है, क्लियर है? आगे चलें, आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 4 के ऊपर, विच इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही आसान चीज़ तो नहीं है, टॉपिक बड़ा है, लेकिन हम सिर्फ उतने पार्ट पे फोकस करेंगे जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं या जिसके ऊपर से सवाल पूछा जाता है। अब अगर यही जेई होता तो जेई में तो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा इन डेप्थ में घुस के बहुत सारी कंटिन्यूस बॉडीज़ वगैरह का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सिर्फ कुछ बेसिक फॉर्मूले याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, नीट में आपकी नैया पार है, बड़ा आसान है। ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली बात होता क्या है, जैसे लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये एनालॉजी जो मैं हर अपने लेक्चर्स में बार बार आपको बताते रहता हूँ कि लीनियर और एंगुलर के बीच में एनालॉजी कैसी चलती है। अगर लीनियर में डिस्प्लेसमेंट एस होता है तो एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। मेरी बात समझे? अगर लीनियर में वेलोसिटी v है तो एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अगर लीनियर में एक्सेलरेशन a है तो एंगुलर में एक्सेलरेशन अल्फा है, विच इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। उसी तरीके से अगर लीनियर केस में कोई भी मास m है तो एंगुलर में मास के लिए मास का रिप्लेसमेंट जो होता है वो होता है i। इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जहाँ जहाँ मास वहाँ i डाल दो, आपका काम खत्म। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ये पार्ट इतना समझना ज़रूरी है। जहाँ कहीं भी आप मास यूज़ करते थे फॉर्मूलाज में, इस रोटेशन मोशन के पहले वाले जो भी चैप्टर्स में आपने जहाँ कहीं पे भी मास यूज़ किया होगा, यहाँ पर अगर आपको सेम चीज़, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, चाहे आप मोमेंटम निकाल रहे हो, कोई भी चीज़ जहाँ कहीं पे भी आप मास का इस्तेमाल करते थे, अगर आप एंगुलर निकालना चाहते हो तो अब आपको मास को रिप्लेस कर देना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से। मेरी बात समझ में आई? ओके सर, ये एक पार्ट हो गया। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला कैसे जाता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास कोई एक इस तरीके का एक्सिस है और इस एक्सिस से r डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं कोई एक मास m रख देता हूँ, ठीक है, और अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये मास m जो है ये इस एक्सिस के अबाउट इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो इसका मैं पाथ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, पाथ ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से मास गोल गोल घूमे जा रहा है। अब इस केस में अगर मैं आपको पूछूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ नथिंग बट कि ये बॉडी घूमने में कितना रेजिस्टेंस दिखाने वाली है, बेसिकली उसका मेजर है। काइंड ऑफ थोड़ा सा दिमाग में विजुअलाइज करने के लिए बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो मास है जो डिस्टेंस r पे है और ये गोल गोल घूम रहा है, तो इस केस में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आएगा दैट इज़ नथिंग बट mr²। ये फॉर्मूला आपको फ़िलहाल के लिए याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, डेरिवेशन क्या है, उसकी फ़िलहाल हमको नीट के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको याद रखना है अगर कोई भी मास डिस्टेंस r के ऊपर फ्रॉम द एक्सिस रखा हुआ है और वो गोल गोल घूम रहा है, तो उसके ऊपर एक्ट करने वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या उस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी mr²। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? तो ये मैंने आपको बता दिया एक पॉइंट मास के लिए। लेकिन इसके अलावा देयर आर डिफरेंट बॉडीज़, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बॉडीज़ है जिनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपको याद रहने चाहिए। क्या क्या फॉर्मूले, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर आपके पास में इस तरीके की एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ l है और इसका मास m है, ठीक है, तो इस रॉड का अगर आप एग्जैक्ट सेंटर से एक एक्सिस बनाते हो और इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रॉड मतलब इस तरीके से बीच में आपने एक्सिस लगा दिया और ये रॉड कुछ इस तरीके से घूम रही है, सही है, ये रॉड इस तरीके से घूम रही है सेंटर के अबाउट, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस का बनता है I, दैट इज गिवन बाय ml²/12। क्या बोला मैंने? ml²/12 जो है ये इसका फॉर्मूला बनता है। करेक्ट है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। सिमिलरली एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि अगर यही रॉड है जिसका लेंथ अगेन अभी भी l ही है, इसका मास अभी भी m ही है, अगर इस रॉड में मैं एक्सिस का पोजीशन चेंज कर देता हूँ और इस एक्सिस को अगर मैं एंड पॉइंट पे बना देता हूँ इस तरीके से,
यहाँ पर अगर इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ये रॉड है और इसको मैंने इस पॉइंट से पकड़ा और अब मैं इसको गोल घुमा रहा हूँ, इस पॉइंट से पकड़ा और अब मैं इसको गोल घुमा रहा हूँ, तो इस केस में जो इसके ऊपर आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इस सिस्टम का, दैट विल बी ml²/3। क्या रहेगा? ml²/3। करेक्ट है? मेरी बात आ गई समझ में? सेम टू सेम चीज़ जो यहाँ पे रॉड के लिए एप्लीकेबल है, वही अगर ये रॉड की, अब देखो इस रॉड में मैंने इसकी थिकनेस को तो कहीं मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ इसकी लेंथ ली और जो इसकी लेंथ है और इसका मास है बस उसको कंसिडर किया। ये लेंथ में इसकी विड्थ कितनी है उसको मैंने, उसके बारे में कोई चर्चा की नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि इसकी विड्थ कितनी भी रहे, इसकी विड्थ कितनी भी रहे, अगर मान लेते हैं कि ये एक शीट बन जाए जिसकी लेंथ अभी भी L है, ब्रेथ B है, अब अगर ये ऐसी शीट बन जाए, लेकिन अगर मैं आपको इसका बीच में से एक्सिस एक बना दूँ और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी ml²/12 ही रहेगा, क्योंकि इसको विड्थ से कोई लेना देना नहीं होता। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? उसी तरीके से अगर आप इस शीट को पलट दोगे, अगर इस शीट को आप पलट दोगे कुछ इस तरीके से कि अभी ये शीट कुछ ऐसी बन जाए, इसकी लेंथ ये हो गई और ब्रेथ ये हो गई, सही है? इस तरीके से। अब अगर यहाँ पर मैं एक्सिस को इस तरीके से पास करूँ, यहाँ से अगर मैं पास करूँ इस तरीके से, तो मैंने आपको क्या बोला कि इसकी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हाइट जो है इसकी है, जो विड्थ है वो मैटर नहीं करेगी। अब यहाँ पर L जो है वो उसकी विड्थ बन गई और जो लेंथ ऑफ रॉड है वो काइंड ऑफ तब मुझे B दिख रही है, तो यहाँ पे जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी mb²/12, है ना? दैट्स इट, है ना? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? इसको समझना कि आपकी जो भी रॉड है, अगर सेंटर से एक्सेस जा रहा है, इसकी विड्थ कितनी है, ये कितनी बड़ी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये रॉड है या शीट बन जाए या शीट में एक प्लेट बन जाए, कितनी भी लंबी चली जाए, उससे मुझे लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ एक्सेस से कितनी दूरी तक आप गए हो, मास कितने दूरी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ उससे लेना देना है। तो इसीलिए अगर आपकी लेंथ L पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप ml²/12 लिख दो, अगर आपकी लेंथ B तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप mb²/12 लिख दो। सही है? मेरी बात आ गई समझ में? सेम थिंग गोज फॉर एंड पॉइंट वाला केस भी, है ना? एंड पॉइंट वाले केस में भी अगर आपके पास में प्लेट आ जाती है ना, अगर आपके पास में इस तरीके की प्लेट आ जाती है, मैं दो केसेस बना देता हूँ, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है? यहाँ पर ये इसकी लेंथ हो गई और ये उसकी ब्रेथ हो गई, करेक्ट? और वैसे ही यहाँ पर ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं एक्सेस दोनों केस में एंड पॉइंट से पास करवाता हूँ, एक बार एक्सेस इस एंड से पास हो रहा है और दूसरे केस में एक्सेस इस पॉइंट से, इस एज से पास हो रहा है, करेक्ट? अब यहाँ पर अगर आप इसका फॉर्मूला निकालना चाहो, अगेन वो नीचे कितने तक डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, एक्सेस से कितने दूर तक आप मास लेके गए हो बस उससे लेना देना है। तो ये जो फर्स्ट केस है इसका फॉर्मूला बन जाएगा I = mb²/3, करेक्ट? और ये जो नीचे वाला केस है इस केस में हो जाएगा ml²/3, ठीक है? ये आपका आएगा फॉर्मूला हो गया जो शीट पर इस तरीके से एक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा भी देयर आर सम फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए। क्या क्या है फॉर्मूले, ध्यान से देख लेते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरीके की रिंग है, क्या बोला मैंने? रिंग, ठीक है? मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ रिंग, ताकि आप रिंग और डिस्क में कंफ्यूज ना हो। तो रिंग के अगर सेंटर से इस तरीके से अगर कोई एक्सिस पास कर रहा है, ठीक है? ये रिंग मैं इस तरीके से बना देता हूँ, इसको कुछ विड्थ दे देता हूँ, है ना? ये रिंग है इस तरीके की। इस रिंग के अगर सेंटर से मैंने इसको पास करवा रखा है एक्सिस को, इसका मास m है और इस रिंग का रेडियस r है, तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो होता है mr²। दैट्स इट, सही है? क्लियर है? अच्छा, अब अगर इसी रिंग में ध्यान से देखना इस बात को, इसी रिंग में अगर मैं एक्सिस की पोजीशन को कुछ इस तरीके से चेंज कर दूं कि ये एक्सिस इसके सेम प्लेन में जा रहा है ना? मतलब अगर ये रिंग है, कैसी रिंग है, मैं एक काम करता हूँ अपने कड़े से आपको ये दिखा देता हूँ। मैंने बोला कि अगर ये रिंग है और ये इस तरीके का अगर एक्सिस है तो mr² रहेगा, है ना? इस तरीके का सेंटर से जाने वाला एक्सिस है और इसके अबाउट अगर ये रिंग गोल गोल घूमेगी तो mr² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। वहीं पर अगर ये एक्सिस इस तरीके से हो जाए, है ना? इस तरीके से हो जाए अगर ये एक्सिस, मतलब जिस प्लेन में रिंग है उसी प्लेन में अगर ये एक्सिस आ जाए, तब उस केस में इसका फॉर्मूला जो है वो सीधा हाफ हो जाता है। वो सीधा हाफ हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, फिलहाल हमारा उससे कंसर्न नहीं है। mr²/2 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। अब मैं नेक्स्ट केस पे जाता हूँ। अगर हम डिस्क की बात करें,
डिस्क की बात करें तो डिस्क क्या है, डिस्क इस तरीके से है, ये पूरी सॉलिड है ना। डिस्क कैसी रहेगी, ये तो पूरी सॉलिड रहेगी, है ना, इस पूरे में मास भरा रहेगा। अगर इसमें से कुछ इस तरीके से एक्सेस जा रहा है, यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से, है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहता है mr²/2, आधा हो जाता है, सही है। अब उसी केस में उसी तरीके से अगर मैं डिस्क को भी इस तरीके से बनाऊं, ये पूरी डिस्क है और इसका भी जो एक्सिस है वो इसी के प्लेन से पास करवाऊं, है ना, कुछ इस तरीके से, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जैसा मैंने आपको बोला ये आधा हो जाएगा, तो mr²/2 जो था वो mr²/4 हो जाएगा इस केस में, करेक्ट है। हर केस में मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ रिंग, मास ऑफ बॉडी जो है वो m है और जो रेडियस है वो r है, ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ गई बात। अच्छा, इसके अलावा और 2 केसेस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट्स इट, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि उतने का ही आपको काम है। एक होता है हॉलो स्फीयर और दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब ये कैसे जाएगा सर, इसके मैं सिमेट्रिक वाले ही एक्सेस की बात करूँ, मतलब अगर ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर मतलब ये एक बॉल है जो खोखली है अंदर से, ठीक है, बॉल है जो अंदर से खोखली है, और एक सॉलिड स्फीयर है मतलब एक सॉलिड बॉल है, ठीक है, ये बिल्कुल सॉलिड बॉल है जो अंदर से खोखली नहीं है, ग्लास बॉल है, ग्लास जिसके अंदर जो पेपर वेट होता है अंदर भी पूरा भरा रहता है उसके अंदर, वैसा वाला। अब अगर इसके दोनों के मैं एकदम सिमेट्रिक वाले एक्सेस लेता हूँ, इस तरीके से जाने वाला एक एक्सेस और इस तरीके से जाने वाला एक एक्सेस, इस एक्सेस के अबाउट अगर ये बॉडी गोल गोल घूम रही है तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो इस हॉलो स्फीयर के केस में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3mr², सही है, और सॉलिड के केस में ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होता है 2/5mr²। बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पता रहेगा तो भी देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन बड़े आसानी से नीट के एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। क्या क्या बताया मैंने आपको, रॉड का बताया, रॉड का सेंटर से, रॉड का एंड पॉइंट से, रॉड को हमने प्लेट बना दिया, हमने बोला फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, बस आपको ये देखना है अभी भी कि आपके एक्सिस से कितना डिस्टेंस है उससे लेना देना है, नीचे ये कितना भी एक्सटेंडेड हो बॉडी उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट। तो मैंने आपको रॉड का बताया सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट से, उसके बाद मैंने आपको रिंग का बताया रिंग के सेंटर से और रिंग के प्लेन में कोई अगर एक्सिस है उससे, सिमिलरली डिस्क के लिए बताया, और फिर उसके बाद हमने हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर देखा। बस इतने फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सो दैट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन फटाफट से हिला सको। क्या है पहला क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो एक रॉड है इस तरीके की, इनने बोला एक एक्सिस जो इसके मिड पॉइंट से पास करे परपेंडिकुलर टू द रॉड हो, मतलब ये ऐसा रॉड ऐसा एक्सिस हो गया। ये देखते ही आपको फॉर्मूला तो याद आ गया होगा, करेक्ट है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे दे रखा है कितना, 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मास आपको ग्राम में लेना है, डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में लेना है। द लेंथ ऑफ 400 ग्राम रॉड इज, इसका मास मुझे दे रखा है, मास इज 400 ग्राम और मुझे लेंथ पूछा गया है कि ये कितना होगा। बड़ा सिंपल, I इज इक्वल्स टू ml²/12 होता है फॉर्मूला, है ना। अगर रॉड के सेंटर से एक्सेस जा रहा है तो ml²/12 हो जाएगा फॉर्मूला। I का वैल्यू कितना है 2400, मास कितना दे रखा है 400 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पे आ जाएगा L²। अब देखो ये मैंने आपको बोला दिस इज इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 जो था वो ऑलरेडी ग्राम में था तो लेंथ जो है वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही मुझे मिलेगी, सही है। 20 20 20 20 उड़ गए, 4 कितना आएगा 6 या 24, तो मुझे मिलेगा 6 × 12 इज इक्वल्स टू L का स्क्वायर। तो L का स्क्वायर कितना आ जाएगा, दिस विल बी 72। अब ध्यान से देखो L² 72 है तो L की वैल्यू कितनी आएगी, देखो अगर 8 का स्क्वायर होता तो 64 होता और 9 का स्क्वायर होता तो 81 होता। 72 जो है 64 से 81 के बीच में, मतलब 8 पॉइंट समथिंग जो है वो आपका L का वैल्यू आना चाहिए, 8 पॉइंट समथिंग जो है वो वैल्यू आना चाहिए, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, 8.5 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। है सिंपल, नीट 2024 में इसी साल पूछा गया ये सवाल है, करेक्ट है, समझ में आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल कितना आसान हो सकता है सिर्फ अगर आपको ये एक फॉर्मूला आता हो तो। अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो फिर आप अटक जाओगे। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड पूछा गया था 2021 में। फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r एंड आर्क करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। मतलब मेरे पास एक रिंग थी इस तरीके की,
इस रिंग का मास m था, रेडियस r था, ठीक है। इसका एक्सिस बना देता हूँ, एक्सिस कुछ इस तरीके से रहा होगा, है ना। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया और ये इस तरीके से ये एक्सिस चलती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला एक आर्क करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड, मतलब क्या सर? मतलब ये कि यहाँ पर अगर आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये पार्ट जो है ये हटा दिया गया, दिस इज रिमूव्ड, दिस पार्ट इज रिमूव्ड। अब इनने बोला द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिंग, जो रिंग का बचा हुआ हिस्सा है, जो बचा हुआ 3/4 हिस्सा है, अगर मेरे पास रिंग जो थी पूरी की पूरी उसमें से 1/4 हिस्सा टूट गया तो एक चूड़ी ले लो, बैंगल ले लो, है ना, बैंगल ले लेते हैं, बैंगल नहीं है वैसे, ये कड़ा है मेरा, पर ये ले लो। इसमें से अगर मैंने 90 डिग्री का पार्ट मतलब 1/4 हिस्सा जो है तोड़ के फेंक दिया तो बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी k टाइम्स mr², और k का वैल्यू पूछा गया। ध्यान से सुनो इस बात को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, है ना। मैंने आपको क्या बताया, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी पॉइंट मास के लिए क्या फॉर्मूला होता है, mr² होता है, करेक्ट है। यहाँ पर ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मास ऑफ बॉडी और दूसरा r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो आपका मास कितना है बॉडी का उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा, और ये मास कितने डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। अब ध्यान से समझना इस बात को कि यहाँ पर मेरा 1/4 हिस्से का मास हटा देने से क्या मेरे बाकी मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फ़र्क पड़ा? क्या मेरा बाकी मास मेरे एक्सिस से उसका डिस्टेंस कुछ चेंज हुआ? डेफिनेटली नहीं हुआ। तो डिस्टेंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस हैज़ नॉट चेंज्ड, द ओनली थिंग दैट हैज़ चेंज्ड इज द मास ऑफ बॉडी इटसेल्फ। अगर मैंने रिंग का 1/4 हिस्सा तोड़ के फेंक दिया मतलब उसका 1/4 मास भी तो चला गया, है ना। अगर 1/4 टुकड़ा निकल गया मतलब 1/4 मास भी चला गया, और अगर 1/4 मास चला गया तो मास बचा कितना, 3/4 मास, है ना। तो जो मेरा रिंग का फॉर्मूला आता है mr², यही होता है फॉर्मूला। अब मास नहीं रहा, अब मास 3/4 ऑफ मास हो गया है, अब मास 3/4 ऑफ मास हो गया है, और ये मेरा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। इनने बोला नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी k टाइम्स mr², कितना आएगा k विल बी 3/4, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। कन्फ्यूजन हो सकता है इस सवाल में लोगों को, हो काफ़ी सारे लोगों को, उन लोगों को मैं एक बार फिर से बता दूं ये बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला कि बॉडी का मास कितना है, दूसरा कि उस मास का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस कैसा है, एक्सिस से कितने दूरी पे वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब 1/4 टुकड़ा अगर आप इस तरीके की रिंग का हटा दोगे तो बचे हुए मास के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, अभी भी सारा का सारा मास r डिस्टेंस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। सिर्फ जो मास है, जो मास m था वो अब 3/4 m बचा, क्योंकि 1/4 m तो चला गया, 1/4 मास तो चला गया, तो सिर्फ 3/4 मास बचा, तो 3/4 मास की वजह से 3/4 mr² जो है ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। क्लियर है। तो ये मेरे दो सवाल थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो पूछे गए थे। आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 5 के ऊपर, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये तो निहायत ही चिल्लर टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, और इस टॉपिक से दो क्वेश्चन आपको देखने मिले। रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट, अगर आप कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना आ गया, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो और उसको mk² से इक्वेट कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं से भी निकालो, कैसे भी निकालो, और उसको mk² से इक्वेट कर दो, r नहीं k, mk² से इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे जो आपका k मिलेगा, इसी k को आप रेडियस ऑफ गायरेशन बोलोगे। क्या बोला मैंने, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया, आप किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² से इक्वेट कर दो, तो वहाँ पे जो k रहेगा वही आपका रेडियस ऑफ गायरेशन रहेगा। अब इस छोटे से निहायत ही चिल्लर कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो दो सवाल कैसे पूछे गए थे। नीट 2022 का सवाल, ध्यान से देखो। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, सॉलिड स्फीयर जिसका मास m है और रेडियस r है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अभी अभी हमने देखा था ये 2/5 mr² होता है, सही है। तो अगर आप इसको mk² से इक्वेट करोगे तो m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको k क्या मिलेगा, k आपको मिलेगा √2/5 r, सही है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन बन गया सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। नेक्स्ट, the radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of thin hollow sphere। thin hollow sphere का अभी अभी हमने देखा था, thin hollow sphere का ये होता है 2/3 m
आर स्क्वायर, अगेन मैं इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको एम के स्क्वायर से इक्वेट करूँगा, एम से एम उड़ जाएगा, मुझे के का वैल्यू क्या मिलेगा, √2/3 आर। ठीक है, ये हो गया क्या मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर। तो एच एस लिख देता हूँ। मुझे रेशो चाहिए किसका, के ऑफ सॉलिड स्फीयर बाई के ऑफ हॉलो स्फीयर, कितना आएगा, इन दोनों का रेशो ले लो। तो आई कैन राइट √2/5 आर एवरीथिंग अपॉन √2/3 आर। आर से आर खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, आपको मिलेगा √3/5 एज योर आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। खत्म सवाल। समझ में आ रहा है, बहुत ही मतलब समझ में ही आ गया होगा कि कितने नीचे लेवल के क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं और आपको कितना थोड़ा सा पार्ट आना चाहिए। ज़बरदस्ती टेंशन लेते हो कि सर कैसे होगा, फिजिक्स इतना डिफिकल्ट है, कैसे ख़त्म होगा। मत पढ़ो पूरा चैप्टर, इतनी चीज़ें तो कर लो, जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं सिर्फ उतने टॉपिक्स तो कर लो। उतने टॉपिक्स और उतनी चीज़ें ही अगर ढंग से कर लोगे तो भी आपसे फटाफट से क्वेश्चन बन जाएंगे और आप ये 4-4 मार्क तो बड़े आसानी से ले सकते हो खुद के लिए। सही है, मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि इन क्विक शॉट्स को देखकर आप 180 में से 180 फिजिक्स में ला सकते हो। आपको बचे हुए टॉपिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा, बचे हुए टॉपिक्स का भी आइडिया लेना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट 140-150 मार्क्स तो आप सिर्फ इन टॉपिक्स को ही ढंग से प्रिपेयर करके ला सकते हो। दिस इज़ फॉर श्योर द गारंटी, क्योंकि पिछले 5 सालों से देखा जा रहा है कि सेम टॉपिक्स में से सेम तरीके के सवाल बार बार उठा के पूछे जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि बहुत सारे टॉपिक में अगर 2 सवाल पूछे गए, दोनों लगभग सेम लाइंस पे, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो गई है या एकदम थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा डिफरेंस है। तो अगर आपको ये छोटी मोटी चीज़ें भी आती है तो भी आप बहुत कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के लिए अपने को इन क्विक शॉट्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। अगर आप अभी भी वीडियो को देख रहे हो, एक बार लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि नेक्स्ट क्विक शॉट आपको कौन से चैप्टर के ऊपर चाहिए। आगे चलते हैं, टॉपिक नंबर 5 जो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है उसका सेकेंड क्वेश्चन। नीट 2022 का ये सवाल है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन। वापस से मुझे 2 रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा गया है। पहला किसका है, थिन यूनिफॉर्म डिस्क का, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है क्या, कितना होता था, mr²/2, याद है mr²/2 होता था। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए m के स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, मास से मास उड़ेगा, आपका जो k है वो हो जाएगा कितना, r/√2। ठीक है, तो ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया किसका, डिस्क का। तो डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया कितना, r/√2। नेक्स्ट आपको किसका चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर के अबाउट मैंने आपको बताया था ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये आधा हो जाता है, तो जो आपका mr²/2 था वो mr²/4 हो जाएगा। तो mr²/4 जो है इसको आप m के स्क्वायर से इक्वेट करोगे, फिर से मास से मास उड़ जाएगा और आपका जो k है वो हो जाएगा कितना, r/2। खत्म बात, है ना। ये किसका है, दिस इज अगेन डिस्क का, लेकिन अबाउट डायमीटर, है ना, ये अबाउट डायमीटर है। और यहाँ पर मैं इसको डिस्क मिटा के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर। ठीक है, रेशियो किसका चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन परपेंडिकुलर का अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन डायमीटर का। खत्म बात। तो आपको मिलेगा r/√2 एवरीथिंग अपॉन r/2। r से r खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा 2/√2 विच इज़ नथिंग बट √2। तो आपका √2 आंसर होगा विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, √2:1। ये रेशो बन जाएगा। क्लियर है, समझ में? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का, सिर्फ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए तो आप रेडियस ऑफ गायरेशन को भी बड़ी आसानी से डील कर सकते हो। टॉपिक नंबर 6 है हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक और बहुत ही निहायती चिल्लर सा टॉपिक जिसके ऊपर से एक सवाल पूछा गया है पिछले 5 सालों में। मुझे नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या पता है, होता है 12mv²। यहाँ पर अगर मैं रोटेशनल या अगर एंगुलर के केस में बात करूँ तो हाफ ही रहेगा। मास को हम किससे रिप्लेस करते हैं, आई से रिप्लेस करते हैं, और वी को हम किससे रिप्लेस करते हैं, ओमेगा से रिप्लेस करते हैं ना। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स इट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, ½ ओमेगा²। बस ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कैसे, नीट 2022 में पूछा गया सवाल, ध्यान से सुनो। एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील मतलब एक रिंग जैसा ही ऑब्जेक्ट होता है, इसका
स्पीड जो इंक्रीज करने के लिए आपने एनर्जी दी है, स्पीड इंक्रीज मतलब कौन सी एनर्जी बढ़ रही होगी, डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। फ्लाईव्हील जो है वो गोल गोल घूमता है, वो गोल गोल घूमता है मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दे रखा है कितना, 484 जूल। ठीक है, स्पीड कहाँ से कहाँ बढ़ी है, तो पहले स्पीड थी कितनी, पहले थी 60 RPM और बाद में कितनी हो गई, ω2, बाद में हो गई है 360 RPM। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि RPM मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट होता है। रिवोल्यूशंस पर मिनट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो रेडियंस पर सेकंड में, है ना, जैसा कि ओमेगा हमको पता है हम रेडियंस पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, सही है, θ/t, थीटा इज इन रेडियंस, टी इज इन सेकंड। तो मैं RPM में नहीं चाहता, RPM मेरा ऐसा यूनिट नहीं है, मेरा ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये जो भी वैल्यू है इसको 2π/60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, इसको बस आपको 2π/60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करने से बेसिकली आप रिवोल्यूशंस पर मिनट को रिवोल्यूशंस पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो, और हर एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर हो रहा है 2π का, तो इसलिए आप उसको 2π से मल्टीप्लाई कर रहे हो। दैट इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दैट, अगर आपको ये 2π/60 कहाँ से आया ये जानना है तो। अदरवाइज आप ब्लाइंडली 2π/60 से मल्टीप्लाई करोगे तो RPM जो है वो आपका रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी 360 जो है इसको आपको 2π/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप इसको ऐसा यूनिट में ला सको। 60 से 60 उड़ गया, यहाँ पर 60 से ये कट के 6 हो गया, तो यहाँ पर बचा 2π, ये आ जाएगा किस में, रेडियंस पर सेकंड में, और ये आएगा 6 2 12, तो ये आ गया 12π, अगेन ये भी रहेगा रेडियंस पर सेकंड में। तो आपकी ω1 है 2π रेडियन पर सेकेंड, ω2 है 12π रेडियन पर सेकेंड, मतलब आप 2π से 12π ओमेगा पे चले गए हो बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी जो आपने इसको सप्लाई करी। और आपको सवाल में पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताओ। बड़ा सिंपल सा सवाल, अगेन मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ m की जगह आई v² मतलब ओमेगा का स्क्वायर, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ½ ω2² माइनस ½ ω1², करेक्ट है, यही तो होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मुझे कितनी दे रखी है, 484, है ना। 484 की काइनेटिक एनर्जी आपने, क्योंकि 484 काइनेटिक एनर्जी अगर आपने दी तो मतलब फ्लाईव्हील की उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स, है ना। यहाँ से मैं ½ को कॉमन ले सकता हूँ, आई विल गेट ω2² माइनस ω1²। तो 484 जो है दैट विल बी ½ ω2 कितना है 12π, 12π का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144π² माइनस ω1 कितना है 2π, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 4π², करेक्ट है। 484 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे मिलेगा 968 इज इक्वल्स टू I, और ये जो 144π² माइनस 4π² है वो कितना हो जाएगा 140π², वो इधर डिवीजन में आ जाएगा तो मुझे मिलेगा 140π²। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, 968 है, डिवीजन π² पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.414, है ना, उसका स्क्वायर करना है तो 3.4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3.4 का स्क्वायर करो तो वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10 के बराबर आता है। तो आप π² को हमेशा 10 मान सकते हो, सही है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके 1400 हो जाएगा, ये आपकी आई की वैल्यू होगी। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आप इसको एग्जैक्ट नहीं सॉल्व करना चाहते तो बड़ा आसान तरीका है आपके पास। अगर ऊपर 700 होता, 700/1400 होता तो आपका आंसर 0.5 होता, और अगर ऊपर 1400 होता तो 1400/1400 जो है वो आपका आंसर 1 होता। लेकिन ये देखो ये 700 से 1400 के बीच में है 968, मतलब आपका आंसर 0.5 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। और 0.5 से 1 के बीच में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है विच इज़ 0.7 kg/m², और वही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, करेक्ट है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे एक ही सवाल पूछा गया था, ये वाला, जो कि अगेन बहुत आसान सवाल नहीं बोलूँगा मैं इसको, बट अगर आपको फॉर्मूला पता है ½ ω2² माइनस ω1², जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, और अगर आपको RPM को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है तो ये सवाल अगेन आप 1.5 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। 1.5 से 2 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा समय इसके लिए बोल रहा हूँ। आप चाहो तो इसको और आसान वे में और फटाफट से सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व कर सकते हो।
स्पीड बढ़ा सकते हो, आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्विंग की, कैलकुलेशन की, ताकि आप फटाफट से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सको। बट अगेन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप जेई वगैरह के कंपैरिजन में देखोगे तो जेई के स्टूडेंट्स को ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है। मेरी बात समझ में? तो नीट वालों के लिए भी कोई ज़्यादा बहुत दुनिया के बाहर की चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे और अब हम बढ़ेंगे सिर्फ हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में बस एक छोटी सी चीज़, पूरा रोलिंग मोशन नहीं समझना है आपको, रोलिंग मोशन में बस एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है। वो क्या बता देता हूँ, वो अगर आपको आता है तो आप ये एक सवाल जो पिछले 5 साल में पूछा गया है उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक इस तरीके की बॉडी है, ठीक है, सर्कल मान लेता हूँ मैं इसको, अब ये रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। ये अगर किसी भी सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, रोल करना मतलब इस तरीके से घूमते हुए आगे जाना, घूमते हुए आगे जाना। तो जब कभी ये बॉडी इस तरीके से रोल करते हुए आगे जा रही है आगे के डायरेक्शन में, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मैं मान लेता हूँ कि ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। क्या बोला मैंने? इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। रोलिंग इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। रोलिंग इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग। रोलिंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रोलिंग इज इक्वल्स टू, इसके अंदर दो चीज़ें आती है। एक आती है ट्रांसलेशन मोशन, मतलब जो आप सीधा सीधा चलते हो उसको आप बोलते हो ट्रांसलेशन मोशन, प्लस एक और इसमें होता है रोटेशनल मोशन। क्या बोला मैंने? रोटेशनल मोशन। तो बॉडी आगे भी बढ़ेगी और घूमेगी भी, है ना। रोटेशन मतलब जगह पे गोल गोल घूमना, ट्रांसलेशन मतलब अपने जगह से आगे बढ़ना है। रोलिंग दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, बॉडी आगे भी बढ़ रही है और बॉडी गोल भी घूम रही है। अब ये दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो हम इसको रोलिंग मोशन बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बॉडी आगे बढ़ रही है तो v इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, ठीक है। जब बॉडी रोल कर रही होती है तो v का जो वैल्यू है वो r ओमेगा के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? v का जो वैल्यू है वो r ओमेगा के बराबर होता है। अगेन ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको फिलहाल याद कर लेना है, कहाँ से आया कैसे आया, उस डेरिवेशन वाले पार्ट में हम यहाँ पर क्विक शॉर्ट्स में नहीं जाने वाले। ओके सर, अब क्या होगा मुझे एक बात बताओ, मैं दो और पॉइंट्स का एनालिसिस कर रहा हूँ। जो मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है वो किधर घूम रहा होगा? तो बॉडी अगर इस तरीके से गोल घूमते हुए आगे जा रही है तो जो टॉप मोस्ट वाला पॉइंट है उसके पास में कितनी वेलोसिटीज? उसके पास में दो वेलोसिटीज, एक ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी, एक रोटेशनल वाली वेलोसिटी, है ना। क्योंकि रोलिंग में तो दो चीज़ें हो रही है ना, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। तो ट्रांसलेशन की वजह से सिंस बॉडी v वेलोसिटी से आगे जा रही थी तो इसके ऊपर इसके पास एक v वेलोसिटी तो है ही जो ट्रांसलेशन की वजह से। रोटेशन की वजह से कौन सी वेलोसिटी आई? घूमने वाली, दैट इज इक्वल्स टू r ओमेगा, है ना। तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक और वेलोसिटी आएगी बिकॉज इसका टॉप मोस्ट पॉइंट भी आगे बढ़ रहा है, इसके ऊपर आगे के डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आएगी r ओमेगा की। सही है। अब ये भी हमने देखा कि r ओमेगा जो है वो v के बराबर होता है, तो आगे एक v ट्रांसलेशन का एक v रोटेशन का, तो दोनों मिला के कितना हो गया? r ओमेगा प्लस v मतलब 2v हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान से समझना। सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी का वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब हर एक पॉइंट ऑफ दैट बॉडी इज ऑल्सो मूविंग विथ वेलोसिटी v इन ट्रांसलेशन मोशन। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के पास एक ट्रांसलेशन मोशन वाली v वेलोसिटी है, दूसरी बिकॉज वो घूम रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट को भी आगे जाना है v वेलोसिटी के साथ, तो एक v वो वाली वेलोसिटी होगी। तो दो v ऐड हो रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे। बॉटम पॉइंट की बात करते हैं। बॉटम पॉइंट पर रोटेशन की वजह से क्या होगा? अगर आप इसको रोटेशन को विजुअलाइज करो तो टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो आगे जा रहा है लेकिन बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो तो पीछे जा रहा है। तो इसके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आएगी कितनी? r ओमेगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रांसलेशन की सब हर एक पॉइंट के ऊपर आने वाली है वेलोसिटी वो v। r ओमेगा ही तो मेरा v है, तो ये v और ये v एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 0। ऑल इन ऑल बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि जब कभी कोई भी बॉडी इस तरीके की है जो किसी सरफेस पर रोल कर रही है, अगर आपको सवाल में बोल दिया जाए कि ये रोलिंग मोशन का केस है तो आपको याद रखना है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है बॉडी का वो 2v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, जो सेंटर ऑफ बॉडी है वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 रहेगी। दैट्स इट। अगर आपको बस ये एक छोटी सी चीज़ पता है, अगर आपको ऊपर का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं भी समझ में आया, अगर समझ में आया तो वेरी वेल एंड गुड। मैंने तो ट्राई किया क्विक शॉर्ट्स में मैं जितने शॉर्ट में बता सकूँ मैं बता दूँ, लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं भी समझ में आई है तो अगर आपको बस ये नीचे जो मैंने चीज़ बताई कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v,
जो सेंटर पॉइंट है उसकी वेलोसिटी v और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0। रोलिंग मोशन में ये चीज़ होती है। अगर आपको बस इतना भी पता है, आप इस एक सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो जो अभी इसी साल नीट 2024 में पूछा गया था। सवाल है, अ व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन द फिगर बिलो। जैसे ही आपने रोलिंग देखा, आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट तुरंत ऑन हो जाना चाहिए। इफ़ इट्स लीनियर स्पीड इज v इन द डायरेक्शन शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे v वेलोसिटी दे रखी है। v वेलोसिटी किसकी है? सेंटर पॉइंट की। तो पॉइंट p की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 2v होनी चाहिए। और पॉइंट q की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? पॉइंट q की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। करेक्ट है। अब अगर ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप चार ऑप्शंस देख लो। बोथ द पॉइंट्स p एंड q मूव विथ इक्वल स्पीड। इक्वल स्पीड से मूव कर रहे हैं क्या? नहीं। p की स्पीड तो 2v है, q की स्पीड तो 0 है, तो आपका ए ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड बोल रहा है पॉइंट p है 0 वेलोसिटी। नहीं, पॉइंट p के पास 2v वेलोसिटी है, तो आपका बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या है? पॉइंट p मूव्स स्लोअर देन q। नहीं, पॉइंट p 2v से भाग रहा है, q रेस्ट पे है, q रुका हुआ है, तो पॉइंट p की ज़्यादा स्पीड है, तो आपका सी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अल्टीमेटली आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट होने वाला है, जिसमें बोला है पॉइंट p मूव्स फास्टर देन पॉइंट q, एंड दैट इज़ डेफिनेटली करेक्ट। तो रोलिंग मोशन में बस इतनी सी चीज़ अगर आपको पता है तो पिछले 5 सालों में जो एक सवाल पूछा गया है वो आप सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप फिजिक्स स्कोर बूस्टर के क्विक शॉट्स की इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो हमने यहाँ पर अभी ख़त्म किया है बेस्ड ऑन लास्ट 5 ईयर PYQs विच वाज बेस्ड ऑन रोटेशन मोशन, इससे आपको हेल्प हुई होगी। तो हमने लगभग 1 घंटे के अंदर ये पूरा क्विक शॉट ख़त्म किया है। आई होप इस 1 घंटे के क्विक शॉट से आपको नीट में क्वेश्चंस में जब कभी आप मॉक टेस्ट दोगे, जब कभी आप फुल लेंथ के टेस्ट दोगे, आपको अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्विक शॉट्स की इस पूरी सीरीज़ को स्टार्टिंग से एंड तक देखते जाना। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर के ऊपर चाहिए, और बहुत जल्दी ये सेम सीरीज़ में जेई के लिए भी लेके आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।